वो एक कहावत है दिल्ली के बारे में कि 9 दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद। जी हाँ, ऐसी बात इसलिए कही जाती है कि आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे वो है बादली विधानसभा क्षेत्र, और बादली यानी बादिल्ली, दिल्ली से बाहर जो क्षेत्र था उसका नाम बादली रखा गया। और ये जो बादिल्ली है, इसके लिए ये जो मैंने एक बिसरा पढ़ा कि 9 दिल्ली 10 बादली, यानी दिल्ली पर 9 बार आक्रमण हुए, लेकिन चूंकि ये बादली इलाका दिल्ली से बाहर था इसीलिए इसे 10 बार आक्रमणकारियों का दंश झेलना पड़ा। तो कई बार हम बात करते हैं कि ये बाहरी दिल्ली या फिर वर्ल्ड सिटी, इन दोनों में अंतर क्या है, ग्रामीण इलाके। तो जो रास्ता था जो भी आक्रमणकारियों का था वो दिल्ली में बाहर के रास्ते से, बाहरी दिल्ली से होकर के ही दिल्ली तक पहुंचते थे। इसीलिए कई सारे अध्यायों को दिल्ली ने देखा है, कई सारे आक्रमणों को झेला है, कई सारी बातें हैं जो दिल्ली के इस इतिहास के पन्नों से जुड़ी भी हुई हैं। इसीलिए हम जो बात करते हैं वो सिर्फ सियासत की बात नहीं करते हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर भी उसमें हम इतिहास को जरूर जोड़ते हैं, और इतिहास के साथ संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, कल्चर, ये तमाम चीजें हम जोड़ करके आपके सामने एक सही ऐसी उस हर बारीकी को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जो एक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो आज बात हम करेंगे बादली विधानसभा क्षेत्र की, और बादली विधानसभा क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है इस पर हम अपने तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय झा जी, जो कि आप जिनका चेहरा अब जाना पहचाना है, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ चुका है। इनके बारे में आपको पता है कि लगभग 3 दशकों का इनके पास तजुर्बा है पत्रकारिता का, साथ ही साथ 35 साल का तजुर्बा लेकर संजय काव साहब, जो कई सारे अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों से के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी एशियन एज में इनकी लेखनी का जलवा आपको दिखाई पड़ता है। हमारे साथ रामेश्वर दयाल जी, रामेश्वर दयाल डॉक्टर रामेश्वर दयाल हैं। ये न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि लेखक भी हैं, और लेखक के साथ साथ ये पत्रकारिता की शिक्षा भी देते हैं। तो हमारे साथ बड़ा हमारा ये सौभाग्य है कि डॉक्टर रामेश्वर दयाल जैसे बहुप्रतिष्ठित बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं। साथ में है विनोद डबास जी, 2.5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव, और अमर उजाला में लिखते हैं। अमर उजाला में बहुत सारी बातें इनकी तो छपती हैं, पहले दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन तमाम समाचार पत्रों में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, हमारे ग्रामीण मामलों के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। और आज चूंकि बात भी हो रही है बादली विधानसभा की, जहां से एक तरीके से हम कहें कि वो ग्रामीण और शहरी इलाका मिलता जुलता है, तो उस इलाके की। तो आज विनोद डबास आपसे ही हम शुरू कर देते हैं कि ये जो बादली विधानसभा है कितना ग्रामीण है और कितना शहरी है, थोड़ा सा बता दीजिए, और थोड़ी कुछ कहानी बताइए कि यहाँ के जो गांव हैं उनकी क्या कुछ विशेषता है। इसमें 3 गांव हैं, एक समयपुर है, एक बादली है, एक भलसवा गांव जी। और जो है समयपुर और बादली, ये दोनों यादव बहुल गांव हैं। अच्छा। और जो भलसवा गांव उसमें यादव भी हैं और जाट भी हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ। और तो ये है इस इलाके का कल्चर। इसके अलावा जहांगीरपुरी है, इसमें जे कॉलोनी है, और अनऑथराइज भी कॉलोनी है काफी, जो बादली की जो है जमीन पे, समयपुर की जमीन पे बसी हुई है। और इसके अलावा लिबासपुर है और भी बाकी। हाँ, लिबासपुर वगैरह ये गांव उस साइड में। हाँ। कुछ रोनी का भी इलाका है छोटा मोटा। अच्छा। इसमें। हाँ। और तो कुल मिला के ये मतलब हर जो है प्रकार की आबादी है इस इलाके में। और सबसे बड़ी चीज ये है, बादली से ही जो है दिल्ली को पानी देने वाली पश्चिमी यमुना नहर यहीं से गुजरती है। बिल्कुल। हाँ, तो इसकी हैदरपुर जाती है, तो यहीं से गुजरती है। जी। और जो बादली का जो इस बार चुनाव है, मैं चुनाव पे ही आ जाता हूँ, ये कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे कम नहीं है इस बार। अच्छा। हाँ, दरअसल क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध में द्वापर काल की कुरुक्षेत्र का भी दिल्ली से रास्ता जुड़ता तो बादली होकर के ही है। बादली से ही जाता है। स्टेशन भी है वो बादली। हाँ, बादली एक रेलवे स्टेशन भी है। जी। तो मैं द्वापर काल की बात से जोड़ के बता रहा हूँ। तब कृष्ण भगवान
कि बुआ के बेटों के बीच में युद्ध हुआ था महाभारत का। हाँ हाँ। और इस बार बादली में जो है तीनों पार्टियों के कैंडिडेट यादव हैं, और यादव बिरादरी को कृष्ण भगवान के वंशज माना जाता है। अच्छा। तो ये बहुत रोचक तथ्य है। तो हाँ। कृष्ण भगवान के वंशजों के बीच ये युद्ध है। इस बार तीनों पार्टियों ने यादव को टिकट दिया है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये जो बड़ी रोचक बात कही कि कुरुक्षेत्र से और महाभारत से विनोद डवास जी ने इस पूरे लड़ाई को जोड़ दिया, लेकिन हाँ, ये ग्रामीण इलाका तो है, लेकिन रोहिणी से बड़ा बड़ा बहुत सटता हुआ इलाका है। रोहिणी से ही नहीं, जहांगीरपुरी जो बात कही वो भी है। कुछ इसके बारे में मैंने लगाया क्या कि जो मैंने शुरुआत की वो मैंने कुछ आपके हिस्से में मैं घुस गया कि किस तरीके से जो आक्रमणकारी आते थे वो दिल्ली में पहले बाद में आते थे, पहले बादली, और इसीलिए बादली पड़ा। कुछ उस तरीके का कुछ आप कुछ रोचक प्रसंग बताए ना। देखिए कुणाल जी, मैं आपकी बात को ही आगे करता हूँ। आपने बोला ना 9 दिल्ली 10 बादली। हाँ। तो यहाँ पे एक ना महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक स्थल है। हाँ। बिल्कुल बादली के पास ही। हाँ। उसको बोलते हैं शालीमार गांव। अच्छा। अब शालीमार बाग और शालीमार गांव ये बाद में बस गए, कॉलोनी और गांव। उससे पहले मुगल्स पीरियड के अंदर वहाँ पे एक शालीमार बाग बनाया गया था। तो जो लाहौर की तरफ से या उस तरफ से जो भी मुगल्स आते थे तो वो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले लाल किले के अंदर वो जाएंगे, तो जब वो इतनी दूर से यात्रा वगैरह करके आएंगे तो वो थक हार जाते थे। तो बादली गांव में एक बहुत छोटा सा महल है। अच्छा। हाँ, महल के बीच में एक तालाब है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था। आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो शालीमार गांव सिर्फ स्पेशली इसीलिए बनाया गया था कि वहाँ पे जो भी मुगल्स आएंगे, राजा आएगा, उनका राजकुमार आएगा, महारानी आएंगे, राजकुमार, वो सब वहाँ पे आके फ्रेश होंगे और उसके बाद वो लाल किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। और दूसरी मैं एक बात और बता दूं, ये बादली, अभी जैसे डबास जी ने तो इसको महाभारत काल से जोड़ दिया, और डबास जी ये काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस मामले में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बादली जो इलाका है ना, वो 3 कॉलोनियों की जमीन बादली गांव पे, मतलब 3 कॉलोनियां इस बादली गांव की जमीन पे बनी हुई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जमीन है। अच्छा। पूरा शालीमार, मतलब कुछ इलाका, शालीमार बाग, पीतमपुरा और रोहिणी का कुछ इलाका। अच्छा। ये 3 इलाके बादली की जमीन। गांव बादली था। गांव बादली था। ये जो शालीमार बाग हम देखते हैं, हैदरपुर और पीतमपुर जो पूरा जो देखते हैं, जहाँ टीवी टावर और बहुत बड़ी बड़ी चीजें आजकल है, मिला जुला। थोड़ा पोर्शन में पीतमपुरा की जमीन है, थोड़ा में शालीमार बाग की, और ज्यादातर रोहिणी की तरफ की इलाका। तो इस गाँव की जमीन का बड़ा योगदान है। और आप हैरान होंगे, 77 के आसपास यहाँ पे एक्वायर करना, अधिग्रहण शुरू हुआ था जमीन का। आपको बड़ी हैरानी होगी कि 7 रुपए गज के ऊपर, 7 रुपए गज, मात्र 7 रुपए गज पे यहाँ के गाँव की जमीनों को अधिग्रहण किया। आप तो उसी इलाके में रहते हैं। आज क्या रेट चला गया उसका? आज तो लाखों रुपए की बात कीजिए आप। लाखों रुपए गज चल रहा है, हजारों लाखों रुपए गज चल रहा है। अब तो वहाँ जगह ही नहीं है। जो किसानों को मिला वो 7 रुपए गज मिला। 7 रुपए गज मिला। अच्छा। लेकिन बस एक छोटा सा मैं बताऊंगा क्योंकि आगे भी बहुत सारी बातें चलेंगी। लेकिन हुआ क्या कि जब जमीन एक्वायर की गई तो कुछ जमीनें सालों तक वो खाली पड़ी रही। तो जो गरीब किसान थे ना, जो मठाधीश किसान थे, जिनके पास लठ का जोर था, उन्होंने वहाँ पे अनाधिकृत कॉलोनियाँ बसा दी। तो अनाधिकृत कॉलोनी के वजह से ये इलाका बहुत पैसे वाले लोगों का भी माना जाता है। ये पैसे वाले लोगों का गाँव है। इसमें डबास जी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो ये कुल मिला के ये जो बादली विधानसभा, इसके अंदर अनऑथराइज कॉलोनी का जो प्रेशर है, ये वोटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, कई बार हम लोग मजाक में भी कहते हैं और ये कहा सुनी होती है, जब इन्होंने जमीन का जिक्र छेड़ा है तो हम कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई जो जमीन है उसकी जमीनी नेता है। वो जमीनी नेता नहीं है, बल्कि जमीन बेच कर वो नेता बने हैं। इतना पैसा आया, और जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल, हर बार विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो ऐसे नेताओं की है जो जिनका पुश्तैनी तौर पर जो गांवों के थे। और यही बात बादली विधानसभा के तीनों कैंडिडेट में है। पुश्तैनी तौर पर वो गांव के हैं और उनके पास जो कॉलोनियां कटी, उनके पास इतनी जमीन थी कि उन्होंने उन जमीनों को बेच कर के कॉलोनियां कटवाई हैं, और कई सारी कॉलोनियां उनकी जमीन पर हैं। तो ये जो पैसे का खेल होता है, और खास तौर पर ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में, उसकी एक बड़ी वजह है जमीन का कटना और जमीन की कीमत का बढ़ जाना है। जैसा बताया कि 70 और 80 के दशक में 7 रुपए प्रति गज जमीन एक्वायर की गई, और आज
तो करोड़ों में वो मामला जाता है, तो आखिरकार वो जो पैसा बढ़ रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? क्या ये नेता है और नेताओं की कितनी मिलीभगत है कॉलोनियों को कटने में, कॉलोनियों के बनने में? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं संजय कुमार झा जी को। संजय जी, जो ये बादली का चुनाव है, ये 3 हेवी वेट्स हैं जो लोकल हेवी वेट है, तीनों यादव हैं, बताया विनोद डबास जी ने और रामेश्वर दयाल जी ने। लेकिन ये जो 3 यादव हैं, अजयेश यादव जो कि वर्तमान मौजूदा विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और तीसरा दीपक चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, युवा नेता हैं। अब ऐसे में क्या लगता है कि देवेंद्र यादव का भी कद बड़ा है क्योंकि अध्यक्ष बन गए, तो किस तरीके से आप इस चुनाव को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देवेंद्र यादव के लिए एक बड़ा अहम चुनाव है 2 दृष्टिकोण से। पहला कि वो बादली के सधे हुए नेता हैं, कई बार इस सीट को जीता है। ये सच है कि अजयेश यादव लगातार 2 बार से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। तो एक चैलेंज तो देवेंद्र यादव जी के लिए है कि वो एक अच्छी टक्कर में इस सीट को निकाल पाए। ये उनका पहला चैलेंज है। इस काम को वो बखूबी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो आम आदमी पार्टी को इमेज का डेंट है, इसका लाभ उन्हें मिल सकता है अपने वोट बैंक को वापस लाने में। दूसरा जो चैलेंज है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार कांग्रेस किसी भी तरह अपना खोया वोट बैंक वापस चाहती है, यानी देवेंद्र यादव पे कांग्रेस के 4% के वोट को 15-16% तक लाने का भी जिम्मा है। और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा खास पुराना उसूल है, जब पार्टी अच्छा करती है तो इसके क्रेडिट लेने वाले बहुत होते हैं, और जब खराब होती है तो प्रदेश अध्यक्ष पे ठीकरा फूटता है। तो ये प्रदेश के पूरे हिस्से में 70 सीटों पे 4-5% को 15-18% तक लाने का जिम्मा भी देवेंद्र यादव पर है, प्रदेश अध्यक्ष पे है। और ये जो बादली सीट है जहां अजयेश यादव से उनकी सीधी टक्कर है, इस चुनौती को अच्छी तरह स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन दोनों चुनौतियों को मात्र 10 दिन में निर्णायक स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेवारी है। संजय काऊ साहब के पास जो अनुभव है वो तो हम सब जानते ही हैं। ये जो कांग्रेस का इंटरनल डायनामिक्स है, और जैसा देवेंद्र यादव के बारे में उन्होंने बात भी की, ये एक बड़ी उनको एक तरीके से कहिए कि बहुत मुश्किल उनको टास्क दिया गया चुनाव से पहले, क्योंकि जब अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव के पास पाला बदला, तब देवेंद्र यादव के पास ये चुनौती आई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है और प्रदेश का जिम्मा संभालना है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि अगर ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, देवेंद्र यादव अगर हारते हैं और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है और देवेंद्र यादव अगर हारते हैं, तो क्या उनके लिए एक निजी सेटबैक होगा या फिर उनके लिए अचीवमेंट होगा? क्या आपको क्या सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है? जब देवेंद्र यादव जी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि यार ये जो कांग्रेस है, इसके जो कदावर नेता जो हैं वो इस पार्टी की रहनुमाई किए हैं। जैसे HKL भगत जी रहे, भगत जी के बाद में शीला दीक्षित जी खुद प्रदेश अध्यक्ष रही, उसके बाद सुभाष चोपड़ा जी, अजय माखन जी, अरविंदर सिंह लवली जी। उस कंपैरिजन में देवेंद्र यादव जी थोड़े से जरा कमजोर दिखे उस प्रोफाइल में। लेकिन देवेंद्र यादव जी का एक क्रेडिट आपको उनको जाता है, इन्होंने कांग्रेस की जो जमीन जो खिसक गई है, जो कि बिल्कुल जीरो कर दी है आम आदमी पार्टी ने, उस जमीन को थोड़े टर्फ को इन्होंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है। इन्होंने एक न्याय यात्रा जो शुरू की पूरे दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली में सारी 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उसमें उन्होंने घर घर जाके लोगों को जोड़ने की और काडर को एनर्जाइज करने की कोशिश की। फायदा भी हुआ है या केवल आपको लगता है क्या कि ये केवल बेकार का एक्सरसाइज? नहीं, एक चीज तो जरूर होता है, जब आपका नेता आपके डोर स्टेप पे आता है तो काडर को लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, बनस्बत कि ये कि आप बिल्कुल ही उनके निस्ते नाबूद हो जाओ, उनके नज़र से दूर रहो। दूसरी चीज़, उस समय न्याय यात्रा के टाइम पे एक
कई रिपोर्ट्स आए कि बड़े नेता भी इस न्याय कांग्रेस के बड़े नेता मीन सेंट्रल लीडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सेंट्रल लीडर जो बड़ा लीडर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं की, जो कि एक सेटबैक माना गया। हाँ नहीं मैं जो भी लाऊंगा जो भी है। नाउ कांग्रेस ने जब राहुल गांधी जी ने जब पहली रैली की, उसकी जो रिस्पांस थी उससे एक काफी कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया वर्कर्स में। उनको लगता है कि कांग्रेस के कुछ चांसेस जो है बेटर होंगे। अब सवाल ये उठता है, जैसे कि आप बता रहे थे, अगर देवेंद्र यादव जी हारते हैं लेकिन कांग्रेस अच्छा करती है तो ठीकरा उन पे तो नहीं फूटेगा। मुझे लगता है कि जैसे कि आजकल जो नाजुक हालात हैं कांग्रेस के, अगर कांग्रेस 10, 12, 13%, 14% वोट लाती है तो ये देवेंद्र यादव की सबसे बड़ी जीत होगी और बहुत बड़े नेता के रूप में वो उभर आएंगे। चलिए ये बात मैं समझ गया। अब हमारे साथ दो नए मेहमान भी जुड़े हैं। अरशद फरीदी साहब हैं जो कि कई सालों से और कई दशकों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, और सुमन जो कि हमारे बड़े धुआंधार बल्लेबाज भी हैं। अरशद साहब को मैं माइक सौंपूंगा और अरशद साहब से एक पर्टिकुलर सवाल है, क्योंकि ये जो बादली विधानसभा है उसमें एक ऐसा अध्याय हुआ, एक ऐसा चैप्टर हुआ पिछले दिनों जिसमें जहांगीरपुरी में दंगे हुए या वहां पर मामला तनाव में आया। इसका आप बादली के चुनावों पर क्या आपको लगता है कि पोलराइजिंग इफेक्ट है? क्योंकि वहां पर जहांगीरपुरी बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बहुत अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो जहांगीरपुरी में है, तो वहां पर किस तरीके का उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है? देखिए दिल्ली में अभी हाल ही में सीलमपुर और ये दंगे हुए, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं के बीच में उन दंगों को लेके कुछ मुझे केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही है। हाँ। मतलब उन दंगों को लोगों ने कोई सीरियसली नहीं लिया। दंगा हुआ, खत्म हो गया, लेकिन उसको लेके कोई राजनीति प्रभावित नहीं हो रही है। अगर राजनीति प्रभावित होती तो मुसलमान एक तरफा आप पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते वहां पर, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं थी नहीं उस वक्त। लेकिन अभी हमने पार्लियामेंट में देखा मुस्लिम्स का जो वोट था वो फिर आपको पड़ा। तो ये दंगों वाला जो है लेकिन वहां पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन था ना, तो उनके सामने तो कोई वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं, विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं लेकिन वो चीज वो दिखाई भी नहीं थी। मतलब किसी ने लेके उसको रिएक्ट किया हो कि भाई हमारे यहाँ तो ये दंगा हुआ, इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो मुझे कहीं ओवरऑल दिल्ली में वो दंगों का इफेक्ट कहीं भी हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में कहीं नजर नहीं आता है इसमें। तो दंगा हुआ, समाप्त हो गया, उसको लेके कुछ छोटे मोटे पॉकेट्स में कुछ अगर जो डायरेक्टली इफेक्टेड लोग थे उनका तो कुछ इस पे लेके सवाल हो सकता है, लेकिन बाकी आम मतदाता में वो दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में। सुमन ये बात बताइए कि जब देवेंद्र यादव की बात आती है, वो रहे विधायक 2013 तक, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल एक तरीके से शुरू हुआ। हालांकि पार्टी के अंदर अब उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली का मुखिया बना दिया गया है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इससे उनके जीतने की संभावना कुछ बढ़ती है? क्योंकि उनका कद बढ़ा है, उनकी पहचान बढ़ी है, वो अब उनको लोग पहचानते ज्यादा हैं, केवल उनकी बादली के अंदर नहीं पहचान है बल्कि बाहर भी पहचान है। तो क्या इससे उनको कुछ बेनिफिट होगा या फिर भी इस बार भी उनको उनकी स्थिति कमजोर ही दिखाई पड़ रही है? देखिए कुणाल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि विधायक जब यहाँ रहे और उसके बाद पार्टी ने उनको और भी जिम्मेदारी दी दूसरे प्रदेशों में। जी, वो बिहार में भी जिम्मेदारी मिली, अलग उत्तराखंड में भी जिम्मेदारी मिली और कांग्रेस में, पंजाब में भी मिली। हाँ, एक युवा नेता के तौर पे उनको एक अच्छा मौका मिला। और उसके बाद यहाँ जो घटना घटी, यानी प्रदेश अध्यक्ष गायब हुए, तो उसके बाद उनको जिम्मेदारी सू मोटो मिला और उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो मैं अभी इसलिए इंटरवेन करना चाह रहा था कि भाई साहब, उससे पहले देवेंद्र यादव जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ खेल रहे थे। अच्छा, यात्रा चल रही थी। हाँ, यात्रा चल रही थी, लेकिन उस यात्रा के पीछे यही कहानी थी कि भाई एक पर्चे तक नहीं बांटे गए उस यात्रा में। याद कीजिए, कांग्रेस जैसे पार्टी जो यहाँ 15 साल सत्ता में रही, उस पार्टी के नेता जब बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा मंच लगा दिया जाता और वहां 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फटाफट भाषण होता है और भाषण के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ये न्याय यात्रा के नाम पे अन्याय यात्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे। अच्छा, उसके तो बाद इसमें क्या लगता है कि किसकी कमी थी? देवेंद्र यादव की कमी थी, मैनेजमेंट की कमी थी, या देवेंद्र यादव की कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं कमी थी भाई, देवेंद्र यादव की बिल्कुल कमी नहीं थी। कांग्रेस को डुबाने वालों की कमी थी। अभी जो माननीय वेणुगोपाल जी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार थे। हाँ। सीधे जिम्मेदार थे। हाँ। जहां जहां उनकी रणनीति बनी है, सब जगह कहते हैं ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वो बंटाधार।
तो उन्होंने बंटाधार किया। आप हरियाणा को देख तो लीजिए। आप कह रहे केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी पैर खींची, उनकी जो टांग खींची है वो केंद्रीय नेतृत्व की सबसे तरफ। बड़ी सबसे अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात ये है, हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और देश की राजधानी का दुर्भाग्य ये है कि ये पार्टी दोनों एक साथ लड़ना चाह रही थी, लेकिन अचानक केजरीवाल साहब जो है धोखा दे दिया। यानी मोहब्बत में धोखा पड़ता ना भाई, तो सीधे सीधे केजरीवाल साहब ने धोखा दिया, जैसा उनका धोखा देने की प्रवृत्ति है। क्योंकि 2-3 और पॉइंट है मेरे पास, मैं उसको जोड़ूंगा। तो यहां क्या हुआ कि भैया 7-8 सीटें, या जो मेरे जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को कहा कि भैया तुम पदयात्रा करो, अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा करो और तुम्हें 5-6 सीटें हम दे देंगे। तो इसमें देवेंद्र यादव सहित तमाम सारे नेता ऐसे थे जो हम आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे, जीत जाएंगे, कम से कम विधायक तो बन जाएंगे। दूसरी बार विधायक बनते हैं तो पेंशन तमाम सारी चीजें हो जाती है, या हो सकता है सरकार बने तो सरकार में मंत्री पद मिल जाएगा। दुर्भाग्य यह रहा कि भैया आम आदमी पार्टी ने उनको धोखा दिया और खुद केजरीवाल साहब ने ट्वीट कर दिया कि भैया हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद जो दिल फटा है कांग्रेस की दिल, उसके बाद दिल जो इनके चिथरे हुए, उसके बाद ये पूरी कहानियां बनी है। और वेणुगोपाल जी उनका पटाक्षेप हुआ और वो पीछे हुए और फिर अजय माकन पर्दे के सामने आए और उसके बाद ये पूरी कहानी बनी है। और सबसे दिलचस्प बात कुणाल ये है कि उस घटना के बाद जो बात हुई उसमें कि 2-3-4 बड़े कद्दावर नेता जो यहाँ के प्रदेश के थे, उसमें संदीप दीक्षित का नाम लीजिए, उसके बाद हारून यूसुफ का नाम लीजिए, उसके बाद फरहाद सूरी साहब का नाम लीजिए, इस तरह से तमाम सारे जो एक्टिव नेता थे, जो कभी मंत्री रहे या जहां भी रहे, बड़े मौजूदगी के साथ उन्होंने काम की थी, उनको राहुल गांधी ने कहा कि इनको उठा के इसमें डालिए। तो सबसे पहले राहुल गांधी से ही सवाल किया गया कि सर आने वाले दिनों में अगर फिर आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए तो फिर क्या होगा। और दिलचस्प बात यह है कुणाल, जब ये सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने उनसे वादा किया कि भैया ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद आप राहुल गांधी के भी मूवमेंट को आप देख रहे हैं, दूसरे प्रदेश में नहीं जाके यहाँ वो एक्टिव हैं। आज एक्टिव होने की वजह से, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी से इनको धोखा मिला तब इनको लगा कि भैया हमें तो अपनी वजूद को बचाना जरूरी है। और उसके बाद ये कहानियां बदलती है। एक और बात सुन लीजिए भाई, धोखाधड़ी की बात हो रही थी तो आम आदमी पार्टी में, क्योंकि हम किसी श्रेष्ठ नेता से चर्चा कर रहे थे, तो अभी 2-4 हमारे मित्र क्योंकि नीचे ही मिल गए, तो उन्होंने कहा कि भैया एक बिहार का एक लड़का है जिसको प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी ने बनाया, अंग्रेज कुमार करके, वो उस वक्त मेंस देकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था जब आम आदमी पार्टी की तैयारी चल रही थी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी केजरीवाल साहब ने ऐसे हाथ पकड़ा, हाथ ऐसे करो, नवाज जी डरो मत, ऐसे पकड़ा, बोला यार तुम आईएएस बन के क्या करोगे, मैंने क्या कर लिया। और भाई उसके साथ नॉर्थ कैंपस के तकरीबन 250 बच्चे, यूपीएससी को तिलांजलि दे दी। आज वो सड़क पे खड़ा है, उस बच्चे की शादी तक नहीं हुई। और जब उस शीर्ष नेतृत्व से पूछने गया कि सर आप तो टिकट इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, हम लोग का वजूद नहीं है, हम घर चला नहीं सकते अपना, शादी हमारी होती नहीं, पार्टी हमें कुछ समझ नहीं रही है, तो उससे कहा जाता है कि भैया ऐसा करो, जिस पार्टी के मकान को तुमने बनाया उसके ईंटें निकाल लो। आप याद कीजिए। तो इसलिए कांग्रेस को जब यहाँ धोखा लगा और देवेंद्र यादव को यहाँ मौका दिया गया है, देवेंद्र यादव का कद बढ़ा है क्योंकि उनके साथ और भी नेतृत्व के बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ ना रोके, मैं अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि अब रोकना जरूरी है क्योंकि यहाँ बहुत ना सारे रोके। हमारे साथ तो बाहरी दिल्ली के जो समीकरण बदलने हैं ना, इनके यानी किसके, आम आदमी पार्टी के छक्के छोड़ा देंगे ये कांग्रेस वाले। चलिए, तो हमारा जो सवाल है, अब थोड़ा मैं विनोद डवास जी को इसमें जोड़ता हूं। इस बार जो है, अभी तक बीजेपी बादली में जब से परिसीमन हुआ 2008 में, उसके बाद कोई कमाल नहीं कर पाई। इस बार लोग कह रहे हैं कि जो टिकट दिया है दीपक चौधरी को, वो यंग लीडर है और वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपके पास क्या कुछ रिपोर्ट? अच्छा, मैं वो उस पर भी आऊंगा। पहले मैं देवेंद्र यादव जी की बात पे आ जाऊं। देवेंद्र यादव जी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली और वो उनको भी मालूम है। और जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद किसी यादव को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, मैं आपको ये भी बता दूं, वो उनको पता है। और उन्हीं के पद चुनाव पे ये चल रहे हैं। अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है, जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक यादव बिरादरी के नेता नहीं रहे थे, वो पूरी किसान बिरादरी के देहात के नेता थे। ऐसे ही इन्होंने सभी बिरादरियों को, सबको साधा है। मतलब जाट यहाँ ज्यादा है तो जाटों को ज्यादा टिकट दिए, उसके बाद नंबर 2 पे गुज्जर है तो गुज्जरों को टिकट दिए, यादव कम है तो यादव को 3 ही टिकट दिए। ये नहीं यादव को, ये खुद है तो यादव को ज्यादा टिकट दे दिए। और तो ये बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चल रहे। लेकिन इनमें एक कमी मैंने देखने को मिली, लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बीच में काफी टाइम था, कई महीने थे, उस दौरान ये दिल्ली देहात में एक्टिव नहीं रहे।
ठीक है, इन्होंने विधानसभा से पहले बदलना था भाई। विधानसभा से मतलब अपने आप को स्थापित करने के लिए कि भाई चौधरी ब्रह्म प्रकाश की विरासत गाँव के नेता बन सकते थे, इनके पास मौका था। मौका वो अभी इन्होंने नहीं उसको भुनाया, हो सकता आगे भुना ले। और रही बात इनके लिए अब विधायक वगैरह छोटे पद हैं जो मेरे को लगता है, क्योंकि ये कांग्रेस में ऊपर से नीचे आए हैं, मतलब कई राज्यों के प्रभारी रह गए और प्रदेश की जिम्मेवारी दी है, और वो भी ऐसे समय में दी है जब कांग्रेस डूबी है उसको उठाने की। अगर ये उठाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये बहुत बड़े नेता होंगे। टक्कर किससे है? टक्कर किससे? अजय यादव से है या दीपक चौधरी से? अब मैं उस चुनाव पे भी आता हूँ। हाँ। अभी बादली पे ही आता हूँ। बादली में मैं घूमा हूँ 2-3 बार। हाँ। तो वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं प्रचार कर रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि तुमने मुख्यमंत्री को चुनना है या विधायक चुनना है, ये देखो। अगर देवेंद्र यादव जीतेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। ये कौन सा स्वप्न लोक है? वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि हाँ वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर 2013 वाली स्थिति आ जाएगी तो देवेंद्र यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, मतलब कि बिल्ली के भाग से छीका फूट सकता है। ये आप उम्मीद लगा करके बैठे। अच्छा, दीपक यादव वाली बात अभी पूछ रहे थे आप मेरे से। दीपक यादव जो है NSY के जो पदाधिकारी रहे, डूसू में भी पद रहा है इनके पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे मेरे ख्याल से। और इनके फादर ने भी बादली से चुनाव लड़ा था 2003 में या 1998 में लड़ा था। नारायण सिंह इनकी जो है गांधी परिवार से अच्छे संबंध है, लेकिन बीजेपी में आ गए और उसी आधार पे इनको टिकट मिला रहा। फिर ये बादली और ये एक ही गांव है देवेंद्र का, उनका अर्थ इनका आपस में टकराव है। तो उसने उन्होंने देखा यहाँ तो देवेंद्र ऊंचे कद का होगा, हमारी बात नहीं बनेगी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। उनकी वाइफ पार्षद है बीजेपी से, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और तो यहाँ कुल मिलाकर तिकोना मुकाबला है। आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की फाइट है या कांग्रेस के साथ फाइट। तो फिर बीजेपी जीत लेगी भाई। फिर फंस गया नहीं, ऐसा तिकोने में बीजेपी पहले। आज की तारीख में क्या है? बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है या तीसरे नंबर पे? नहीं, डायरेक्ट फाइट में नहीं है, तिकोना मुकाबला है यहाँ पूरी। तीसरा नंबर बताओ ना। तीसरे नंबर पे कौन अभी आपको लग रहा है? ये स्थिति नहीं दिख रही तीसरे नहीं दिख रही है। कई लोग मुझे बता रहे थे, मतलब मुझे कांग्रेस के अंदर से ही कई लोगों ने कहा कि कहीं देवेंद्र यादव तीसरे नंबर पे ना चले जाएं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है, ये भी स्थिति हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई भी 1, 2, 3 हो सकता है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि देवेंद्र यादव का कद बहुत ऊंचा है प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से, तो देवेंद्र यादव वो 1, 2 पर ही की लड़ाई में रहे, तीसरी पर भी आ सकते हैं। उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये जो जहांगीरपुरी वाला वोट है वो किसकी तरफ जाता है। वो वहां पर अगर पोलराइजेशन हुआ, मुस्लिम वोट अगर देवेंद्र की जगह आम आदमी पार्टी को चला गया और पोलराइजेशन की वजह से हिंदू वोट अगर बीजेपी की तरफ गया, तो देवेंद्र यादव तीसरे नंबर पर भी आ सकते हैं। आपका क्या आकलन है? देखिए, अभी डबाज जी ने बोला कि डबाज जी ने महाभारत कालीन कुछ उदाहरण दिए थे। तो बादली जो सीट है ना, वो मेरा मानना ये है कि महाभारत जो ना वो दोहराया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? ये तीनों जो कैंडिडेट है ना, ये भाई साहब चाचा भतीजे, मामा भांजे, फूफा ताऊ वो है ये। और इन तीनों के अंदर लड़ाई है। ये जो अपना दीपक चौधरी है, ये भतीजा है। बिल्कुल, देवेंद्र का भतीजा। अजय यादव पहले बहुजन समाज पार्टी से लड़े, हारे। ये तीनों जो है ना परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चौधराट जो है ना वो अब गांव के बलबूते ये कायम नहीं कर सकते। जैसे आपने पूछा ना कौन हारेगा कौन जीतेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यहाँ की एक जहांगीरपुरी जो कॉलोनी है, जे कॉलोनी, बहुत ज्यादा सांप्रदायिक कहा जाता है उसे, और यहाँ की अनऑथराइज कॉलोनियाँ, वो फैक्टर जो है ना ये बहुत ज्यादा काम करेगा। परिवार की लड़ाई जो है वो तो चल ही रही है। अच्छा, दीपक चौधरी के बारे में आपको इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, आपको तो याद होगा, ये जैसे अभी डबाज जी ने बताया कि वो डूसू के इलेक्शन वो लड़े जी। तो जब डूसू के इलेक्शन लड़ते थे तो पहले क्या होता था, जो मतपत्र होता था उसमें नाम होता था A के बाद B, C, D, D। तो ये दीपक चौधरी ने पहली बार AAA का जो चलन है ना, दीपक चौधरी, ताकि पहला नंबर बैलेट मिले, पहला नंबर बैलेट मिले। ये दीपक चौधरी जो है ना वो थे तो देहात गांव के, लेकिन दिमाग इनका बहुत शार्प शूटर था। तो अब देखिए लड़ाई जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि गांव की लड़ाई नहीं रही है, गांव की वही महाभारत कालीन जो यादवों की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई लड़ रही है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दलित जो है, जो अभी मैंने देखा कांटे की टक्कर जो हो रही है दलित है, वो दलित नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर यादव में 13%, 19% यहाँ पे दलित बताया, और 12% यहाँ मुसलमान है। तो बचा क्या? बचा कुछ नहीं।
पूर्वांचल वोट बहुत ज्यादा, देखिए और इसीलिए पप्पू यादव को उतारा गया। हाँ सर, नहीं, अगर आप दलित की बात देखिए आप दलित की नहीं पहले यादव प्लस पूर्वांचली में पप्पू यादव को देवेंद्र यादव लेकर के आए। पहले मेरी देखो भाई, पहले मैंने माइक संभाला। मेरे को हमारे जो रिंग मास्टर हैं कुणाल जी, उन्होंने हम दिल्ली के पत्रकार रूपी शेरों को जो ना वो बैठाया यहाँ पे, तो उन्होंने रिंग मास्टर ने मुझे दिया है। बहुत टेढ़ा खेल है ये, तो मैं ये बता रहा टेढ़ी खीर है, सबको साधना एक साथ। ये सबको साथ रहे, तो हम देखिए हमारे अंदर भी झगड़ा हो रहा है ना, तो तुरंत कुणाल जी संभाल लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा मामला जो अब आपने जो बोला था ना, वो सब गड्ढमड्ढ कर दिया, जबकि मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा था। तो ये यहाँ पे लड़ाई अब वो गांव वाली नहीं है। हाँ, देवेंद्र यादव हो गया, ठीक है, उनके फादर 1997 के अंदर धर्मवीर यादव वो इलेक्शन लड़े थे। इन्होंने नारायण सिंह की बात करी, वो भाई भाई हैं दोनों, वो भाई भाई। तो ये पारिवारिक लड़ाई है, और ये चाहे कोई भी हारे, कोई भी जाते, कोई भी जीते। और मेरा मानना ये है कि भैया सीट तो परिवार के अंदर ही आएगी, परिवार के अंदर आएगी। क्या लग रहा है पूर्वांचली बात गई? हाँ, आप मैं पूर्वांचल पे ही आया हुआ था। जी बोलिए। नहीं, विनोद भाई जल्दी। वो पूर्वांचल वाली जो बात हो रही थी ना, पूर्वांचल की बात करते हैं। जब मैं मुसलमान दलित बोलता हूँ ना, तो उसके अंदर पूर्वांचल भी है, पूर्वांचल के दलित, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते। विनोद अवस्थी का मैं ये बताऊं, 2013 और 20 में यहाँ भाजपा ने पूर्वांचली को चुनाव लड़ाया था, और तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और तो यहाँ भले ही पप्पू यादव को उतारा, वोट कम है, क्योंकि अगर पूर्वांचलियों का ज्यादा वोट होता तो पूर्वांचल यहाँ से जीत चलिए, ठीक है। ये आपने तो पटना तक में पत्रकारिता की है, क्या लगता है कि ये जो पूर्वांचली पप्पू यादव को लाने का एक फैक्टर था, और देवेंद्र यादव का, क्या उनको कुछ फायदा मिलेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह क्या है कि पूर्वांचली एक बड़ी आबादी पूरी दिल्ली के 70 सीटों पे है, और ये कम आय वर्ग के लोग हैं, 25-30 हजार 40 हजार कमाने वाले लोग हैं। और ये लगातार 12 साल से बिजली पानी के फायदे के कारण ये वोट लगातार और बड़ी संख्या में, कम से कम 90% पूर्वांचली आम आदमी पार्टी को वोट कर रही है। तो जहां तक बादली सीट का प्रश्न है, ये अहम मतदाता है। कांग्रेस को तो कम से कम 70 सीटों में से 15 सीटों पे कम से कम अपने को बेहतर करना है, अपने 4% को 12-15 तक लाना है। वो चुनौती तो है ही। इन्हें पूर्वांचली को सिर्फ नारों से नहीं, इन्हें घर घर जाके उन्हें समझाना पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक जो पूर्वांचली वोट है वो आम आदमी पार्टी का वोट है। संजय काऊ साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्टर्स है, एक बड़ा अजीब सा रेनबो ऑफ कई सारे क्लासेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। गांव के भी हैं, रोहिणी से सटे हुए मिडिल क्लास वोटर्स भी हैं, और जो अनथराइज कॉलोनी और रिसेटलमेंट कॉलोनी के भी वोटर हैं। क्या लगता है कि ये जो बड़ा टेढ़ा है इसमें यहाँ पर सबको साधना, क्या फॉर्मूला आपको लगता है कि यहाँ काम करेगा? मुझे लग रहा है कि बीजेपी बड़े स्ट्रैटेजिकली ये चुनाव लड़ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारा सारा फोकस नई दिल्ली, आतिशी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, कालका जी और जहांगीरपुरी तक सीमित रह रहा है। बीजेपी जो है आउटर दिल्ली जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो कि कुछ जैसे जाट वोट्स हुए हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उस पर बड़े एग्रेसिवली काम कर रहा है। और अगर हुड्डा साहब ने इलेक्शन जीता होता हरियाणा में, तो हो सकता है कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो जाता, कई सीटें निकाल देते। लेकिन वो हार गए हैं वहां पे, और बीजेपी जीत गई। वो फैक्टर है, क्योंकि बाहर से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जैसे योगी जी, वो भी आउटर दिल्ली में ही कैंपेन किए, और वैसे ही उनके कई कार्यक्रम यहाँ पे हैं। अगर बीजेपी इस आउटर दिल्ली के कंसोलिडेट कर देती है, तो ये चुनाव के नतीजे कुछ डिफरेंट आ सकते हैं। आखिरी दो हम सुमन और अरशद साहब को लेंगे। ये जो बादली का पूरा मामला है, आपको पूर्वांचली वोट और मुस्लिम वोट, ये जो दोनों है 13%, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी है, किस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कंक्लूड कीजिए। देखिए, संजय सर के उस बयान को मैं खारिज इसलिए करूंगा कि 40 लाख वोटर जो पूर्वांचल वाले हैं, अब वो बिजली पानी उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। उनकी भी स्थिति बहुत बेहतर हुई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्थिति दिल्ली में और बदतर हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पूरे सेगमेंट आपका खत्म हो चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बादली इंडस्ट्रियल इलाके हैं। जी बताइए, तो क्या तमाम सारे वो हिस्से जहां से इंडस्ट्री
पहले चला करती थी, नौकरी वहां मिला करता था। हाँ। वो पूरी सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सबके सब आपको हरियाणा, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा और जेवर वो भागने को मजबूर हो गए। आप वोटर लिस्ट उठाइए, पता चल जाए आपको। अब देखिए पूर्वांचल का मसला, मैं एक चीज और बता दूं आपको। पूर्वांचल कब तक आप बिजली पानी करते रहेंगे? बिजली पानी के अलावा आपने क्या किया, बता दीजिए। राशन कार्ड नहीं आपने बनने दिए क्या? 3,90,000 रुपए साइन ही नहीं किया मंत्री जी ने। और मंत्री जी किसको मंत्री बना रखे थे? इमरान हुसैन। बेचारा क्या कह रहा पता था आपको? एक मंत्री को 18 मंत्रालय और उस बेचारे को रसद मंत्री बना रखे हुए हैं। क्या मुसलमान के वोट लेने में बहुत काबिल हैं आप? बहुत आपको अच्छा लगता है कि मुसलमान के वोट लेकर आप आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन आज उस हिस्से में क्या हुआ? पूर्वांचल वालों के साथ क्या किया बताइए? एक ऐसे मंत्री बेचारे वो गोपाल जी, उनके हाथ में क्या रखा? उनको दिया क्या? वन एवं पर्यावरण, यहाँ के कोऑर्डिनेटर बना दिया, लेकिन एक शब्द मुंह से निकाल नहीं सकते, एक फाइल पे साइन नहीं कर सकता। पूर्वांचल वाले आंख अब खोल रहे तो हैं। अभी क्या लग रहा है बादली में, क्या आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? बादली का इक्वेशन कैसा दिख रहा है? भाई ऐसा है कि अभी के समीकरण के हिसाब से ये मान के चलिए ट्रायंगल जैसे फाइट हो गई, फिर बीजेपी निकाल लेगी। और यहाँ मैं वो आपको बीच में ही टोकना चाह रहा था। अब सबसे बड़ा मसला यह हुआ कि इस तरह के जहां भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं या मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, वहां सीधे सीधे योगी जी आ रहे हैं और वो मूवमेंट दिखाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ने इस बार जो रणनीति बदली है उस पर भी कुणाल आपने लिखा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि इस बार बहुत तरीके से रणनीति बदली गई है और हर उस हिस्से को टच करने की कोशिश की गई है जो कहीं न कहीं बीजेपी को प्रभावित करे। अरशद भाई आपको क्या लगता है कि 12-13%, जहां 50% मुस्लिम आबादी है वहां तो वो निर्णायक भूमिका में है, लेकिन 12-13% भी काफी वोट होता है। हाँ, देखिए मैं जहाँ तक बादली का सवाल है, बादली का जो मुस्लिम मतदाता है वो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में सबसे अलग मतदान करेगा। अच्छा, हाँ, उसका मतलब देवेंद्र यादव या कांग्रेस के प्रति उसका रुझान दिखाई दे रहा है। और उनको थोड़ा सा भी अगर ये लग गया कि ये देवेंद्र यादव की पर्सनैलिटी है, अगर ये सीट निकाल लेंगे तो पूरा टर्न करके वो वोट देवेंद्र यादव को कर सकता है। उस स्थिति में क्या नतीजे होंगे, बड़ा रोचक मुकाबला होगा वहाँ पर। और शायद वो बिजली पानी और वो पेंशन वाला इशू वहाँ से शायद पूरी दिल्ली में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी कि जहाँ पर ये अलग दिखाई दे सकता है। एक और जो बात है, और जो पूरा मैं अब चूंकि इस पूरे कार्यक्रम को कंक्लूड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो जो बात सीधे सीधे समझ में आती है कि बादली में ट्रायंगुलर मुकाबला तो है, त्रिकोणीय मुकाबला है निश्चित तौर पर। अजयेश यादव के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक अच्छी खासी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, यानी आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ है। लेकिन जो भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होता है वो अपने छवि से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की छवि पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर अरविंद केजरीवाल का कार्ड चल गया तो ये चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल का कार्ड नहीं चलता है बादली में, तो फिर मुश्किल में हो सकते हैं जो वर्तमान विधायक हैं। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा? ये अभी बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी, जो माहौल खराब हुआ था, उसके बाद पोलराइज किया जाए। क्या वो पोलराइजेशन वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी या फिर वो काम नहीं करेगा? अगर काम नहीं करेगा तब अलग समीकरण होंगे, अगर काम करेगा तो समीकरण फिर बदल जाएंगे। तो बहुत सारे समीकरण बनने बिगड़ने हैं वोटिंग वाले दिन। कौन सा समीकरण जमीन पर काम करता है उस पर नतीजे तय होंगे। आज की तारीख में मैं इस बादली के चुनाव को बिल्कुल ओपन मान रहा हूं और इसमें तीनों उम्मीदवारों में से किसी का भी सिक्का चल सकता है, कोई भी जीत हासिल कर सकता है। कुणाल, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देवेंद्र यादव का कद बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लोकल हैं, वहाँ के ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और पुराने राजनीतिक हैं। उनका वहाँ पर सभी तबकों में, ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो सिर्फ उनके यादवों में है या जाटों में है या मुसलमानों में है, उनका अन्य जातियों में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो इन तीनों कैंडिडेट्स में देवेंद्र यादव का कद को मैं नंबर 1 पे मांगता हूँ। बिल्कुल। और गांव में कल भी हम बात कर रहे थे कि ये जो चौधराहट की लड़ाई होती है ना, जो बड़ा चौधरी होता है, जो बड़ा नेता होता है, उसका सिक्का चलता है। तो इन तीनों उम्मीदवारों में बेशक हमारे सारे पैनलिस्टों ने कहा कि परिवार की लड़ाई है, लेकिन परिवार में जो बड़ा होता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, उससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो क्या ये जो प्रभाव है, जो कद बढ़ा है देवेंद्र यादव का, पहले वो विधायक भी रह चुके हैं इसी इलाके से, और साथ ही साथ कांग्रेस के
स्टेट प्रेसिडेंट होने का ये उन्हें फायदा मिलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।